ठीक है बच्चों, सब आ गए। जो नहीं आए प्लीज उनको, आप लोग के दोस्तों को बोल देना। मैं फिर भी क्लास में बोल दूंगा कि टाइमली आ जाएगा, 5 मिनट पहले आ जाए करो आप लोग। ठीक है, वैसे तो काफी बच्चे आ जाते हैं टाइमली। तो लास्ट टॉपिक हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Good evening. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। पहली बात तो ये जानो कि स्पर्म जो है कैसा है बेटा, हैप्लॉइड है। ठीक है। दूसरी चीज फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिला मिलेगा। अब फ्लैजिला होगा तो क्या देगा इसको, मोटिलिटी। तो 3 पॉइंट हो गए, फ्लैजिलेटेड है, हैप्लॉइड है और मोटाइल है। स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो स्पर्म के 4 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट नेक, तीसरा पार्ट मिडिल पीस और लास्ट पार्ट टेल। इन 4 पार्ट से मिलके क्या बना होता है बेटा, स्पर्म बना होता है। ठीक है। मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो फर्टिलाइजेशन के लिए वो है बेटा हेड। ठीक है। इस पार्ट में 2 चीजें होती हैं इनके, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोसोम। ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक। स्पर्म में पहले हम लोग बना लेते हैं क्या, स्पर्म का हेड बना लेते हैं। ये पोर्शन जो हो गया ये क्या हो गया बच्चे, हेड हो गया। ठीक है। अब ये पोर्शन में हेड में 2 चीज पाई जाएंगी। एक तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम। ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, एक्रोसोम। और दूसरा न्यूक्लियस होगा जो कि कंडेंस होगा। दूसरा पार्ट क्या मिल जाएगा आपको हेड में, न्यूक्लियस। स्पर्म की पूरी बॉडी कवर रहेगी बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। अब इसके नीचे छोटा सा एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेक। ये पोर्शन यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है। इसके बाद ये छोटा सा पोर्शन जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे बेटा नेक। नेक रीजन में दोनों सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है। दोनों ही सेंट्रियोल आपके कौन से रीजन में पाए जाएंगे, नेक रीजन में। दिस इज proximal centriole and this one is distal centriole, and this distal centriole participate in formation of axial filament। ये क्या बनाएगा बच्चों, axial filament बनाएगा। ठीक है। अब इस नेक के बाद तीसरा रीजन शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस। ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे, मिडिल पीस बोलते हैं। इस मिडिल पीस में हमें स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ओके। क्या मिलता है, स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका दूसरा नाम है बेटा नेबन कण। ठीक है। कैसा होगा ये, स्पाइरल। इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। जो ये मोटिलिटी करेगा, मोटिलिटी के लिए ये एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब हमने पहले बताया था कि जो डिस्टल सेंट्रियोल है इट विल मेक एक्सियल फिलामेंट। दिस इज व्हाट,
एक्सियल फिलामेंट। इन एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट होता है 9+2। ये क्या है? एक्सियल फिलामेंट है, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट होता है 9+2 का। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी क्लास 11 में, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा हो गया? इतना, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज मिडिल पीस, ठीक है। लास्ट पोर्शन कौन सा आएगा? सबसे ज्यादा लंबा पोर्शन जो होता है वो आपका स्पर्म में टेल होता है। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टेल। ओके, टेल पोर्शन होता है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा आपने? स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है भाई? ये स्पर्म आपका 4 पोर्शन में डिवाइडेड है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड में आपका क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। नेक में आपका क्या मिल रहा है? प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। मिडिल पीस में क्या मिल रहा है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड टेल में आपको मिलता है, हालांकि आता है फिलामेंट। साहित्य ऐसा कोई इसका साइज का नहीं है, मगर सेवरल टाइम लॉन्गर देन हेड है। हेड से काफी लंबा होता है, ठीक है। और कल से बच्चों 5 मिनट पहले आओ, जिससे क्लास ऑन टाइम शुरू करी जा सके। क्लियर हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया? Yes, sir. चलो, नेबनकन, मैं दोबारा साफ लिख दे रहा हूं इसको, NEBERNKERN, नेबनकन। हो गया बेटा? ठीक है बेटा, चलिए। अब दूसरा जो इसमें हमें देखना था कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम के कंटेंट क्या क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, कंटेंट्स ऑफ एक्रोसोम, है ना। बेसिकली एक्रोसोम में क्या मिलते हैं आपको? एंजाइम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एंजाइम्स। तो इसमें क्या होता है? 3 तरीके के क्या मिलेंगे बच्चों? एंजाइम्स मिलेंगे, ठीक है। अब पहला एंजाइम जो मिलेगा दैट विल बी हाइलो यूरिनिडेज, यूरोनिडेज, ठीक है। देखो, हाइलो यूरिनिडेज का काम क्या है कि आपका, मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को समझना। ये ओवम है, ओवम में एक लेयर होती है, रेडिएटिंग लेयर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा।
ठीक है, इस लेयर का नाम क्या है जो बनाई है मैंने? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब क्या करता है ये हाइलोरेनिडेज एंजाइम जो है, यहाँ का जो मैट्रिक्स होगा, जो भी ग्लूकोजिक मैट्रिक्स होता है, उसको खत्म कर देता है। क्या कर देता है बेटा? खत्म करता है। जैसे ही ये मैट्रिक्स खत्म होगा तो स्पर्म के एंट्री के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में? स्पर्म के एंट्री के लिए जगह मिल जाएगी और आसानी से फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? डिमिनिश मैट्रिक्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अभी खुल जाते हैं कोरोना रेडिएटा के मैट्रिक्स जो थे, बिल्कुल हार्डली होते हैं, खुल जाते हैं। खुलने की वजह से स्पर्म को जगह मिल जाएगी, नीचे जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, दूसरा एंजाइम जो मिलेगा एक्रोसोम में, दैट विल बी न्यूरा एमिनिडेज। न्यूरा एमिनिडेज, ये दूसरा एंजाइम है। देखो, स्पर्म आपको पता है कितने स्पर्म से क्रिएट होते हैं एक बार में? कौन बच्चा बताएगा कितने स्पर्म से क्रिएट होते हैं? 4 million. 4 4 मिलियन, Sir, 4. 250 million. 200 to 300 मिलियन। ओके, अब क्या होता है कि चांसेस ऑफ मैनी स्पर्म टू फ्यूज इज हायर, क्योंकि सारे ही स्पर्म क्या कर रहे होंगे, आ रहे होंगे यहाँ पर, क्या चाह रहे होंगे बेटा? फ्यूजन कर दें, फर्टिलाइज कर दें। ठीक है, तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है न्यूरा एमिनिडेज। ठीक है, ये क्या काम करता है? सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, कि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझना। इट विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। क्या प्रिवेंट कर देगा बच्चों? ये पॉलीस्पर्मी, यानी कि एक ही स्पर्म को एंटर होने को कहेगा कि आप एक एंटर हो जाए, बाकी स्पर्म को अलाउ नहीं करता कि वो एंटर होके फर्टिलाइज करें। क्लियर इतनी बात? Yes, sir. ग्रेट। थर्ड एंजाइम इज जोना लाइसिन। तीसरा एंजाइम है बेटा जोना लाइसिन। जोना लाइसिन, अब ये अंदर वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं बच्चे? जेना पेल्यूसिडा। तो इस लेयर को जब ब्रेक करेगा, तभी स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, वो हेड जो है, वो पार्ट अंदर जाएगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? जोना लाइसिन। ब्रेक दी जोना पेल्यूसिडा। ठीक है बच्चों, ये तीनों एंजाइम किसमें मिल जाएंगे आपको? हेड ऑफ द sperm and the sac like structure known as acrosome। लिख लो बेटा। ओके संजना, मैं बता दे रहा हूं आपको दोबारा। संजना बेटा सुनो, एक्रोसोम क्या है? वो पोर्शन है या वो पाउच है जिसमें की है एंजाइम रखे हुए हैं हेड में। ठीक है, अब इसमें तीन तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या पाए जाएंगे? एक्रोसोम में तीन टाइप के। एक तो हो गया हाइलोरिनिडेज। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो कोरोना रेडिएटा है, इसके मैट्रिक्स को कम करता है, तो जगह मिल जाती है स्पर्म को अंदर जाने के लिए इनटू द रीच द जोना पेलोसिडा। ठीक है, तो जब जगह मिलती है तो बहुत सारे स्पर्म को जगह मिलती है, एक दो स्पर्म को थोड़ी नहीं, ये सबके लिए जगह जगह बनाता है। तो बहुत सारे स्पर्म को फ्यूज करने से बचाने के लिए दूसरा एंजाइम भी रिलीज होता है जिसका नाम है न्यूरा एमिनिडेज। न्यूरा एमिनिडेज बेसिकली क्या करता है? इट विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये पॉलीस्पर्मी को रोकेगा।
तीसरा एंजाइम जो सिक्रीट होता है दैट इज जोनालाइसिन, ये ब्रेक कर देगा जोना पेलिसिडा को और आसानी से स्पर्म की एंट्री हो जाएगी न्यूक्लियस की इनटू द ओवम, हेड आपका एंटर कर जाएगा। क्लियर? संजना समझ में आ गया? ठीक है बेटा, गुड। आगे समझते हैं। अगला आपका टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है आपको मालूम है कि ह्यूमंस में मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी में आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस एज में क्या होता है, इंक्रीज रिलीज हो जाता है किसका, GnRH का। ठीक है, व्हाट इज GnRH? GnRH इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, अब जरा एक बार डायग्रामेटिकली देख लेना पड़ेगा कायदे से। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, दैट वर्क एज न्यूरल एज वेल एज एंडोक्राइन। ठीक है, दोनों तरीके का काम करता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है और नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये रिलीज करता है GnRH। क्या रिलीज कर रहा है ये? GnRH। ठीक है, ये GnRH आपके एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे और वो रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज LH एंड FSH। LH is what? Luteinizing hormone, and FSH is follicle stimulating hormone। ठीक है, दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक LH रिलीज कर रहा है, दूसरा आपका FSH रिलीज कर रहा है। इन्होंने दो हार्मोन रिलीज करी है। ठीक है, अब ये LH सीधे जाके एक्ट करेगा आपके सेमिनिफेरेस्टिब्यूल में पड़े हुए कौन से सेल पे? लिडिक सेल पे। ठीक है, किस पे? लिडिक सेल पे। इन सेल पे एक्ट करने के बाद कहेगा इनसे कि आप सिक्रीट करें हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करें? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और गैमीट्स को बनाने में मदद करता है। अब FSH क्या काम करेगा? FSH एक्ट करेगा आपका सर्टोली सेल पे अलोंग विद द टेस्टोस्टेरोन। किसके साथ? टेस्टोस्टेरोन के साथ। और सर्टोली सेल से कहेगा कि आप क्या करो, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करें। ठीक है, नरिशमेंट दे। ठीक है, क्या करें? सर्टोली सेल से कहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करें। ठीक है, साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है बच्चे इनेबिन। नाम से समझ रहे होगे क्या नाम है इसका? इनेबिन।
ये क्या करेगा, जब देखेगा कि सफिशिएंट अमाउंट में स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है, सफिशिएंट स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है, तो वापस से क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक करेगा और किस पे जाके एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे नेगेटिवली, और साथ में नेगेटिवली किस पे एक्ट करेगा, हाइपोथैलस पे। दोनों को बोलेगा कि अब आप अपने हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो। सिमिलरली अगर हाई लेवल हो गया है टेस्टोस्टेरोन का, तो ये भी क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, कि बस करिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही है और अब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये जो मैकेनिज्म चल रहा था ये पॉजिटिव में चलता है या पॉजिटिव में चलता है, ये पॉजिटिव में, मगर जैसे ही इनहिबिन बनता है तो मैकेनिज्म कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बच्चों बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार रिपीट कर दें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी पे, ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, प्यूबर्टी पे क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा किस पे जाके, लिडिक सेल पे, वो रिलीज कर देगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, साथ साथ सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, और यहां पर क्या होगा कि नरिशमेंट ऑफ सेल, जो स्पर्म सेल है उनको मिलने लगेगा। दूसरी तरफ से एफएसएच आ रहा होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, और ये एक और चीज सिक्रीट करवाता है, एंड्रोजन, बस नाम ही याद रखना और कुछ नहीं करना है, बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये इनसे रिलीज कराता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। साथ साथ रिलीज कराता है आपका इनिबिन। इनिबिन क्या करता है, जब देखता है सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो चुका है या सफिशिएंट अमाउंट में स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है, तो ये सप्रेस कर देगा प्रोडक्शन ऑफ जीएनआरएच एंड एलएच और एफएसएच। ठीक है, और नेगेटिव मैकेनिज्म कौन देगा, जब देखेगा टेस्टोस्टेरोन भी सफिशिएंट अमाउंट में बन गया, तो ये खुद टेस्टोस्टेरोन क्या बन जाता है, एक नेगेटिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है और इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि अब आप और हार्मोन रिलीज मत करिए। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, उतार लो फिर। ठीक है, बाकी बच्चे भी कर लें बेटा। ठीक है, हो गया सबका? ठीक, ठीक है रिम्पी, चेंज हो जाओ। चलो बच्चों आगे देखते हैं अगला टॉपिक। नेम ही काफी उसका आपके लिए, बस इतना रिलीज करता, बस इतना काफी है। ठीक है, अगला है डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। पहला डिसऑर्डर जो आपको याद करना होगा, दैट विद क्रिप्टोक्रिडिज्म। ठीक है, ये कंडीशन वो होती है जिसमें टेस्टिस जो है स्क्रोटम में नहीं आते, टेस्टिकल फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। ठीक है, फेलियर ऑफ testis to descend into scrotum, ये कंडीशन क्या होगी, क्रिप्टोक्रिडिज्म। अगली डिजीज है बेटा हाइड्रोसील। हाइड्रोसील देखिए,
जो फ्लूइड है अगर ट्यूनिका वेजाइनलिस में आपका जमा हो रहा है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टिकल एनलार्ज हो जाते हैं। देखा होगा आपने, टेस्टिकल एनलार्ज जाते हैं, मतलब ये मान लीजिए टेस्टिस का साइज है नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हुआ, इस टेस्टिस की जो लेयर थी वेजाइनलिस, उसमें क्या हुआ, फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो क्या होगा, टेस्टिक एक आपका enlarge हो जाएगा। ये जो कंडीशन enlargement of testis due to deposition of fluid that is in the tunica vaginalis, तो आपकी वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइड्रोसील। क्लियर? enlargement of testis due to accumulation of fluid in tunica vaginalis। ठीक है, अगर यहां पर आपका फ्लूइड जमा हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसील। अगला कंडीशन सुनिए, prostate carcinoma, that is a cancer of prostate gland, cancer of prostate gland। ठीक है, and another is sterility। स्टेरिलिटी वो कंडीशन होती है कि भाई अगर स्पर्म आप में प्रोड्यूस हो रहा है मगर वो इस काबिल नहीं है कि फर्टाइल कर सके या फिर फर्टिलाइजेशन कर सके। इनफर्टाइल स्पर्म की कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी। ठीक है, चाहे वो किसी वजह से है। ठीक है, देखिए, when sperm are unable to fertilize ovum, अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है और वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेरिलिटी। इसमें दो वजह हो सकती है, रीजन क्या हो सकते हैं, दो। ठीक है, पहला रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है लो काउंट। लो काउंट जब होता है तब भी दिक्कत आती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, मोटिलिटी। मोटिलिटी, मोटिलिटी का तीसरा क्या हो सकता है, शेप ऑफ द स्पर्म खराब है, शेप ऑफ स्पर्म एबनॉर्मल है। तो ये भी वजह होती है स्टेरिलिटी आने की। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी स्टेरिलिटी। लास्ट जो है आपको डिजीज पढ़ना है मेल में, दैट इज इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस वो कंडीशन होती है जब इरेक्शन नहीं होता, अनेबल टू अचीव इरेक्शन। पेनाइल इरेक्शन नहीं हो रहा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इम्पोर्टेंस। क्लियर बच्चों, डिजीज? बच्चों सबको क्लियर? Yes, sir. में आ गया ना, स्टेरिलिटी की वजह समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए लिखिए आप। Sir, last point बता दो। क्या बेटा? Sir, last point. लास्ट पॉइंट, ये जो इम्पोर्टेंस, Yes, sir. Yes, sir. तो पेनिस में दो टिश्यूज होते हैं, एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, याद आ रहा है? Yes, sir. इसमें ब्लड फिल होता है तो पेनिस में इरेक्शन होता है, दैट इज नेसेसरी फॉर द कॉपुलेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए वो दोनों टिश्यू खराब हो रहे हैं या फिर ब्लड फिल होने के बावजूद इरेक्शन नहीं आ रहा, पेनाइल इरेक्शन जो कहते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, Impotence. इम्पोर्टेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा। Explain. नहीं, लो काउंट इज नॉट परमानेंट, लो काउंट आपका बढ़ाया भी जाता है, ट्रीटमेंट होता है। ओके,
लिख लो बेटा आराम से। क्या पूछ रहे हो साहित्य? सर इंग्विनल हर्निया क्या होता है? मिल डिसऑर्डर में दिया हुआ है सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं चाह रहा था कि तुम स्पेसिफिक पढ़ो, मगर तुमने पूछ लिया तो बता दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इंग्विनल पार्ट है ना, तो वो यस सर। स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। तो वो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं कि इंग्विनल हर्निया, खिंच जाती फिर वो, है ना। यस। टेयरिंग हो गई इंग्विनिया की, फिर उसके बाद वो उसका इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर वो स्क्रोटम में इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो उसको हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं, ठीक। ओके सर, थैंक यू। हम्म। ओके बेटा, अरे इतना कुछ नहीं जानना। फिर टेयरिंग होती है उसकी इंग्विनल टिश्यू की, बस। तो टेयरिंग समझते हो? फट जाना, चिर जाना। अब वो पहुंच गए कहाँ पे, इंटेस्टाइन आपकी कहाँ पहुंच गई फिर उसकी वजह से, स्क्रोटम में, तो उसको इंग्विनल हर्निया कहते हैं, ठीक है। इतना नहीं, इसे ये परेशान ना हो, ये सवाल आएगा भी नहीं, टेंशन ना लो। फिर भी बता दिया मैंने, इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा वो। लिख लिया बच्चों आपने? चलिए, नाउ इट्स सम क्वेश्चन टाइम। क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? पीस ऑफ स्पर्म में क्या होगा, ठीक है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा एक्रोसोम, और लास्ट ऑल ऑफ दीज। लॉन्च। हाँ बाकी बच्चे भी करें। अभी तो 68 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चे और रह गए।
ओके ठीक है बेटा। बेटा क्या आंसर होगा? आप लोगों ने मोस्टली सही दिया है आंसर, 85% बच्चों ने सही दिया है। आंसर इज Mitochondria. दैट इज, शेप कैसा होता है उसका? स्पाइरल। देखो एक बात बताऊं बच्चों, बहुत सारी जगह ऐसा माना जाता है कि जो ये जो पोर्शन हमने जो मिडिल पीस बनाया था, दिख रहा है, तो मिडिल पीस इज वेरी क्लोज टू द नेक, तो हम एक सेंट्रियोल को किसमें काउंट कर लेते हैं? इसके मिडिल पीस में, ठीक है। तो सम टाइम व्हेन द ऑप्शन इज गिवन, इफ, है ना, इफ द ऑप्शन इज गिवन, अगर यहां पर मैं कर दूं ऑल ऑफ दिस की जगह माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, बिकॉज नेक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फिर? एंड सेंट्रियोल, ठीक है। ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो? Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़े तो? ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट oogenesis। oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, है ना। इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mature female gamete is known as oogenesis and mature female gamete is ovum, ठीक है। अब इनकी भी कितनी फेज होती हैं? 3 फेज होती हैं। पहली फेज क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी फेज कौन सी है? ग्रोथ फेज। और तीसरी फेज कौन सी है? मैच्योरेशन फेज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, 3 फेज होती हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है जो सबसे आउटर लेयर है ओवरी की, उसका नाम क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम विल प्रोड्यूस मैनी oogonia। क्या होगा बेटा? बहुत सारी oogonia। अब ये जो फेज चलेगी मल्टीप्लिकेशन, दैट विल ऑकर इन फीटल लाइफ। कब होगी? फीटल लाइफ में, ठीक है। अब इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? बहुत सारे क्या प्रोड्यूस होंगे? oogoनियाज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और इनका प्रोडक्शन जो होगा दैट विल बी डन बाय द डिवीजन नोन एज माइटोसिस। ये जो है सारे के सारे क्या है बच्चों? oogonia है। oogonia की पोलैरिटी होती है 2n। तो ये सब जो बने ये क्या है बने? oogonia। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, oogonia बने। अब ये oogonia मल्टीप्लाई करके आपके चेंज हो जाते हैं किसमें? प्राइमरी oocytes में, जिनकी भी प्लॉइडी होती है बेटा। मल्टीप्लाई कर करके कैसे हुए? माइटोसिस से कराए, तो प्लॉइडी कितनी होगी? 2n। क्लियर? तो फेटल लाइफ में कौन सी फेज चलेगी? मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या होगा? oogonia बनेंगे, और oogonia जो आपके किस में बदल जाएंगे? प्राइमरी oocyte में। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों? हाँ बेटा, ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये oogonia प्रोड्यूस किसने करे बेटा? जर्मिनल Terminal epithelium. Epithelium. वेरी गुड। चलिए ये बात हमारी यहाँ क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो लाइफ आएगी वो फेटल लाइफ के बाद क्या आती है बच्चों? बर्थ। अगली लाइफ कौन सी आएगी? बर्थ। बर्थ रहेगी, चाइल्डहुड रहेगा और प्यूबर्टी। तो यानी कि 3 फेजेस लाइफ के आने हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो फेज है जिसमें बर्थ, चाइल्ड और प्यूबर्टी तीनों में आपके
oogenesis चलेगा, ये फेज आपकी कहला रही है ग्रोथ फेज। अब होगा क्या, ये प्राइमरी oocyte आपका शुरू कर देगा पहला मियोटिक डिवीजन। क्या शुरू करेगा बेटा, पहला मियोटिक डिवीजन। ठीक है, अब यहां बना लेते हैं, मान लीजिए इसने करा पहला मियोटिक डिवीजन, तो एक आपका ये सेल एंटर हो गया इसमें और इसने पहला मियोटिक डिवीजन करा। ठीक, अब ये मियोसिस, ध्यान से सुनिए, ये मियोसिस आपकी अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है, एट द प्रोफेस 1 ऑफ डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। यहां पर कौन सी डिवीजन हो रही थी, मियोसिस। अरेस्ट हो जाएगी कहां पर, डिप्लोटीन प्रोफेस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। थोड़ा थोड़ा क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूं बेटा मैं। यहां तक समझ में आया, मियोसिस शुरू हो गई थी, मगर मियोसिस आपकी अरेस्ट हो गई प्यूबर्टी के आने तक, कहां पर, डिप्लोटीन स्टेज में। ये कौन सी मियोसिस, मियोसिस आप लोग सब जानते हो, दो है, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, अभी मियोसिस फर्स्ट भी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट आपकी अरेस्ट हो गई है। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी आपकी कौन सी फेज शुरू हो जाती है, इनिशियल फेज किसकी शुरू हो जाती है, मैच्योरेशन की, है ना। तो हम काउंट करते हैं प्यूबर्टी को भी किसमें, मैच्योरेशन, और साथ साथ किसको काउंट करते हैं, एडल्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव लाइन। ध्यान से सुनना अब जरा यहां पे, अब देखिए आप, मियोसिस फर्स्ट दोबारा से रिज्यूम होगी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। इसमें क्या होगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप कहेंगे पोलर बॉडी। क्या कहेंगे बेटा, पोलर बॉडी। एक बड़ा सेल बनेगा जिसको आप कहेंगे सेकेंडरी oocyte। दोनों की पोलैरिटी कितनी होगी, हैप्लॉइड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करना चाहेगा, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, पर मियोसिस सेकंड शुरू करते ही ये अरेस्ट हो जाएगा। दूसरा अरेस्ट होगा इसका मेटाफेज स्टेज पे। ठीक है, कब होगा, मेटाफेज स्टेज पे, मियोसिस सेकंड पे आके रुक जाएगा सेकेंडरी oocyte। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो इसमें दोबारा स्टार्ट होगा, आगे रिज्यूम होगा मियोसिस सेकंड। अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया, एक बार और समझाऊंगा मैं। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ ना, Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा दोबारा समझे इसको यहां तक अभी। Yes, sir. Sir. चले पहले तो समझे, हमने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमने ओवरी का देखा था, तो उसमें सबसे आउटर लेयर थी जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम में पहले सेल जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, क्यूबॉइडल सेल बन जाएंगे। उन क्यूबॉइडल सेल से क्या बनेगी, ओगोनिया बनेंगे। ओगोनिया आपके मल्टीप्लाई करेंगे, माइटोसिस डिवीजन करेंगे फीटल लाइफ में। कौन सी लाइफ में, Fetal life. फीटल लाइफ में, और क्या बनाएंगे, प्राइमरी oocyte। दोनों की पोलैरिटी क्या रहेगी, डिप्लॉइड, क्योंकि डिवीजन कौन सा हुआ यहाँ पे, Mitosis. ठीक है। अब बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, अब उसकी एज कौन से, बर्थ। बर्थ में क्या होना है, ये प्राइमरी oocyte है, दैट विल स्टार्ट मियोसिस, एंड जब वो प्यूबर्टी की स्टेज रीच करने वाला होगा उसकी मियोसिस वहीं पर रुक जाएगी। क्या रुक जाएगी, मियोसिस अरेस्ट हो जाएगी। पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अगर कंप्लीट हो जाती तो प्यूबर्टी तक क्या हो जाता है, प्यूबर्टी से पहले क्या बन जाते आपके सेकेंडरी oocyte। पर जब प्यूबर्टी शुरू होती है भाई,
एट कब मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है? व्हेन द प्यूबर्टी हिट्स और नॉट, यस और Yes. नो, है ना? Yes, sir. तो इस एक बात है, मैचुरेशन में आपका ओवा रिलीज नहीं होता, क्या रिलीज होता है बच्चों? Secondary oocyte. Because there is a Secondary oocyte. difference between the ova and secondary oocyte. Secondary oocyte is incomplete meiosis product. सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? अभी सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte से मैच्योर होके क्या बनना है? Over. ओवा। oogenesis क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर Over. ओवम। प्यूबर्टी शुरू होने पे क्या होता है? दोबारा से रिज्यूम हो जाती है मियोसिस। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, मियोसिस शुरू होती है दोबारा। शुरू तो हो चुकी थी बर्थ पे, ठीक है? तो डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, दो तरीके के सेल बनते हैं, एक सेल बनता है आपका पोलर बॉडी, दूसरा बनता है आपका Secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte। दोनों की पोलैरिटी कैसी रहेगी? NN. NN. ठीक है। अब क्या होता है? मियोसिस सेकंड होगा, पर कब होगा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, कब होगा? एट द टाइम ऑफ Fertilization. फर्टिलाइजेशन। Fertilization. फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चलता रहेगा? मैचुरेशन, यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब मैचुरेशन चल रहा था, तो मैचुरेशन में जो चीज रिलीज हो रही थी वो क्या थी फिर? Secondary oocyte. ठीक है। अब मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का टाइम है और यहां पर क्या आ गया? स्पर्म आ गया। एज सून एज द स्पर्म रीचेस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे मैं चुटकी बजाई ना, if within a fraction of second this secondary oocyte will complete the meiosis second and form the Zygote. no, not zygote, it will form ovum, and another this polar body will form सेकंड बोलो और no, may form two polar body, है ना? okay, this may form two polar body, मगर इसको हम अभी छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो one more polar body, क्लियर है? Yes, sir. तो दिस Yes, sir. हमें क्या मिल गया? एक और पोलर बॉडी मिल गई और एक ओवम मिल गया। बट ये कब मिला? ओवम ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। बना लो बेटा, Sir, लिख दो बेटा मैसेज, आवाज आ रही पीछे से बहुत। अच्छा पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैंने अनम्यूट कर दिया, बोले क्या पूछे थे बेटा? सर पोलर बॉडी का फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना, दिस पोलर बॉडी कैन गिव राइज टू टू पोलर बॉडी, कैन गिव राइज टू Two polar body. two polar body. In that case, at the end of oogenesis, we may get how many polar bodies? 3. 3. Three. what is the form? Three polar bodies and one ovum. Ovum. Okay, ठीक है, चलो लिख लो बेटा फटाफट। साहित्य मिक्चुरेशन होता है बेटा पासिंग आउट ऑफ यूरिन, यूरिन का पास होना बॉडी से, उसको हम मिक्चुरेशन कहते हैं। बाकी बच्चे भी कर लें।
वेलकम बेटा। हो गया बच्चों सबका? बेटा जो सेकेंड मैचुरेशन है, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte से ओवम बन रहा है, दैट इज बाय द मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड इज ऑलवेज इक्वल टू द माइटोसिस। ओके, तो डिवीजन इक्वेशनल होगा। चलिए आगे पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, अगर ह्यूमन ओवम को आप देखेंगे तो कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है, कैसा होगा? स्फेरिकल। दूसरा एलिसिथल मीन्स फ्री ऑफ यॉक। यॉक नहीं होगा। ठीक है, यॉक इसमें नहीं होगा। अब जरा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ये हमने बनाई सबसे पहले इसकी ओवम की मेम्ब्रेन, जिसको हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ओवा का जो साइटोप्लाज्म है अंदर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ओप्लाज्म। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? ओप्लाज्म। एक स्पेस होता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द लेयर नोन एज जोना पेलुसिडा। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं प्रीविटिलिन स्पेस, या सॉरी पेरीविटिलिन स्पेस। ओके, जोना पेलुसिडा के आउटर पे एक थिक लेयर होती है जिसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है बेटा, ये जो लेयर है आउटर, सबसे आउटर लेयर है, इसको क्या बोला हमने? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ओवम के हम दो पोल मानते हैं। एक है आपका एनिमल पोल, और दूसरा है, ये मान लीजिए डायरेक्शन देते हैं हम, एनिमल पोल, और दूसरा जो इधर का डायरेक्शन होगा, दिस विल बी वेजिटल पोल। एनिमल पोल उस डायरेक्शन को कहते हैं जहां से आपका क्या आएगा? स्पर्म आके एंटर करेगा। क्लियर? अब जरा इसको लिख लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज नोन एज, साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ओप्लाज्म एंड इनर लेयर
is zona pellucida, outer is corona radiata. ठीक है, बेसिकली जोना पेलुसिडा इज नॉन सेलुलर. ठीक है, चलिए लिख लीजिए. नहीं, पोल हमने पोल बेसिकली क्या नाम बेटा आपका, किसका क्वेश्चन था ये? संजना. संजना, पोल्स जो है ना, ये पोलर बॉडी, पहले हाँ एक एक चीज मैंने बनाई थी, वो मार्क करना रह गई. ये जो है ये बेसिकली क्या है? पोलर बॉडी है. ठीक है, जिस साइड में पोलर बॉडी होगी वो हमने कह दिया एनिमल पोल, और इसी साइड से क्या होती है? एंट्री ऑफ स्पर्म. ठीक है, दूसरे साइड को हमने नाम दे दिया है बस वेजिटल पोल. एनिमल पोल आप इसलिए याद रखें, एनिमल की ये कहां से आ गया? एनिमल पोल आप नाम याद रखें बस किस लिए है? एंट्री ऑफ स्पर्म के लिए है. कहां पर होगा? जिस तरफ आपकी पोलर बॉडी होगी. बस इतना आपको याद रखना है. ठीक है बेटा? समझना भाई, जैसे कि डायरेक्शन है, मान लीजिए ये एक बॉल है. ठीक है, इसका एक डायरेक्शन इस तरीके से देखें, एक डायरेक्शन इधर होगा, एक डायरेक्शन इधर होगा. अब मान लीजिए स्पर्म इधर से एंटर कर रहा है, तो मैंने इसको एक पोल नाम दे दिया, इसको दूसरा पोल का नाम दे दिया है. सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. ठीक है बेटा? चलिए आगे देखें. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2. हो, into the cytoplasm. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप. ईच, अभी डिस्कस करते हैं उसको. प्राइमरी oocyte on meiosis produce. ठीक है, हर प्राइमरी oocyte meiosis से क्या प्रोड्यूस करेगा? पहला ऑप्शन है 1 ओवम, दूसरा ऑप्शन है 2 ओवा, तीसरा ऑप्शन है 4 ओवा, पांचवा ऑप्शन है चौथा 3 ओवा. ठीक है, आपके पोल में स्टार्ट करता हूं अब. लॉन्च पोल दिख रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. चलो बेटा करो, आराम से करो.
बाकी बच्चों आप भी आंसर दो, आसान क्वेश्चन है बहुत, जल्दी से दो बस बेटा। दे दिया। चलिए बेटा मैं एंड पोल कर रहा हूँ। 66 बच्चों का क्वेश्चन आंसर आया है, बाकी 14 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। और 76% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? 1 ओवम। 1 ओवम। एक प्राइमरी oocyte हमेशा एक ओवम ही बनाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों ने शायद 2 ओवम भी आंसर दिया, 4 भी दिया, 3 भी दिया। नहीं बेटा, थोड़ा सा देखो दोबारा उसको और करेक्ट आंसर पे जाओ, दैट इज 1 ओवम। क्लियर है बच्चों? यस सर। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर लेक्चर खत्म करेंगे आज, यस। ठीक है। In spermatogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, रिडक्शन डिवीजन है क्रोमोसोम का, ऑकर होता है ड्यूरिंग, कब होता है? कन्वर्जन ऑफ, अब आपके ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का किस में बदलना? प्राइमरी। क्या यहां पर मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा? दूसरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक मिनट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू, अभी बताता हूं बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तीसरा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड्स, ठीक है। फोर्थ, स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और 4 ऑप्शन में ये पूछ रहा है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम जब स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन क्रोमोसोम का कब हो जाता है, कब उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं,
ठीक है, 4 स्टेप आपके पास दे रखे हैं। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते वक्त, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते वक्त, तीसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते वक्त, या फिर स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म जब हो रहा होता है स्पर्म में। 4 ऑप्शन है आपके पास, और ये रहा पोल आपके पास। पोल भी करिए आप, लॉन्च कर दिया हमने। वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर देते जाओ, ऐसे ही नीट में हो जाएगा। शाबाश शाबाश। और भी बच्चे हैं, अभी 57 बच्चों ने दिया, 79 स्टूडेंट मेरी क्लास में हैं, जल्दी से दो। हाँ बेटे, सवाल समझ में आ गया? ये एक बार और समझाऊं मैं आपको? सर आ गया आ, समझ। आ गया ना समझ में? Yes, वो क्या पूछ रहा है कि क्रोमोसोम कब हाफ हो गए थे, ठीक है, क्रोमोसोम कब हाफ हो गए थे वो आपको बताना है। मेरे पास चारों जवाब आए हैं। चॉइस 1 भी है, चॉइस 2 भी है, चॉइस 3 भी है, चॉइस 4 भी है। मगर जल्दी करें, 69 बच्चों का हो गया, जल्दी जल्दी जवाब दें बेटा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल में अब आपका टाइम हो गया। 71 बच्चों का मेरे पास आ गया, 2 मिनट काफी थे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, शेयर रिजल्ट कर दूं? देखिए आप खुद देख लीजिए, 75% बच्चों ने क्या करा है, करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, और करेक्ट आंसर है बेटा डी बी। देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, पहले पहले वाला देख लें। स्पर्मेटोगोनिया कैसा है, पहले पहले ऑप्शन दे 2n। और Yes, ये sir. स्पर्मेटोसाइट भी कैसा है, 2n. 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, ये कैसा बदल जाता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, n। यहाँ तो n to n ही ये भी, ठीक है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है कुल मिला के अगर बात देखी जाए। ठीक है, तो आप ये देखिए रिडक्शन कहाँ पर हुआ, 2n से हाफ कहाँ पर हो गए, इस स्टेप में। तो ए स्टेप का हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, जिन जिन के सही आंसर थे 4 नंबर अपने जोड़ लो। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।